हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है दो फेमस म्यूजिशियन के बारे में। पार्ट 1 जो कि है आपका एवलिन ग्लैनी, जो कि गर्ल होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन बन जाती हैं अपनी मेहनत के बाद। एंड सेकंड जो पार्ट है वो है बिस्मिल्लाह खां का, जो कि एक बहुत अच्छे शहनाई वादक होते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू मी साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि जो एवलिन ग्लैनी है वो साउंड को सुनती हैं बट बिना सुने हुए। अच्छा, ये क्या बात हुई। देखिए, एक्चुअली जो एवलिन ग्लैनी है वो एक डीफ गर्ल है जो कि सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वो बचपन से बहरी नहीं होती। एक्चुअली वो 11 ईयर तक आते आते वो डीफ हो जाती हैं, बहरी हो जाती हैं ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे वो बहरी होती हैं। और तो किस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक को सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या अचीवमेंट करी उन्होंने, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने बिफोर यू रीड के साथ। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भगवान ने उनके सुनने की क्षमता छीन ली है बट उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा उन्हें लौटाया भी है। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस कर सकती हैं। जैसे जिन चीज़ों को हम सुन पाते हैं वो उन्हें महसूस करती हैं फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं ज़्यादा उस चीज़ को फील कर लेती हैं जो हम चीज़ें सुनते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से क्या करती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं, प्रकट कर पाती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। किस अकाउंट को, स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एक लड़की ने क्या किया, फाइट की है अगेंस्ट द अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से, मतलब कि विकलांगता से, और एक सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट हुई है, मतलब कि एक सक्सेसफुल पर्सन बन करके वो सामने आई हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है प्लेटफॉर्म से। रस आवर क्राउड जोसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म का सीन है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वो जोसल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, अंडरग्राउंड। जैसा कि देखा होगा मेट्रो में आप सभी ने कि वो अंडरग्राउंड बने होते कुछ मेट्रो स्टेशन, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर सीन है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल एंड थिन, पतली और दुबली सी एक लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स। वो 17 साल की है लेकिन वो 17 साल की लगती नहीं है, मतलब कि उससे कम उम्र की लगती है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो थोड़ी नर्वस होती है और थोड़ी सी एक्साइटेड भी, उत्सुक भी होती है। किस चीज़ को, थोड़ी सी अभी पता चलेगा कि वो किस चीज़ के लिए क्या होती है, एक्साइटेड होती है। और तभी वो क्या फील करती है, वाइब्रेशन फील करती है, किस चीज़ का, कंपन आती हुई ट्रेन का। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो नर्वस क्यों है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट डे है किसमें, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस, एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है जो कि लंदन के अंदर है। और साथ के साथ वो थोड़ी सी डरी भी हुई है। डॉन्टिंग का मतलब होता है वो थोड़ी सी फ्रिटेनिंग मतलब डरी हुई, काफ़ी डरी हुई है। बिकॉज ऑफ एक टीनेजर है, टीनेजर मतलब कि जिसकी एज 13 से लेकर के 19 साल की होती है। और साथ के साथ वो बिलोंग करती है स्कॉटिश फार्म, मतलब स्कॉटलैंड के एक फार्म, मतलब एक ग्रामीण इलाके से। तो दो रीज़न है उसके डरने के, एक तो पहला दिन है उसका रॉयल अकेडमी के अंदर, एंड दूसरा वो एक गांव की लड़की है जो पहली बार लंदन जा रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। कि ये जो एस्पायरिंग मतलब कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ एक अचीवमेंट करना चाहता है। तो ये जो लड़की है एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, और इसने क्या बहुत बड़े बड़े चैलेंज फेस किए हैं।
और उसका ये मोस्ट जो चैलेंज है वो एक क्या है, डीफनेस। इसका सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज जो सामने उसके सामने वो है उसका बहरापन। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लैनी है उसने अपने सुनने की क्षमता धीरे धीरे खोई। ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन ही 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी मदर बताती है, उसकी मदर को याद है, उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है और कब हो रहा है? व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग फॉर द प्ले द पियानो, कि 8 साल की थी जब एवलिन पियानो बजाने के लिए बैठी हुई थी, तब उनकी मदर ने उन्हें आवाज़ लगाई। तो ना रिस्पॉन्स करने पे मदर को लगा कुछ गलत हो रहा है। आगे लिखा भी है, दे कॉल्ड हर नेम एंड डिडेंट मूव। क्योंकि जब मम्मी ने उन्हें बुलाया, किसको? एवलिन ग्लैनी को, तो एवलिन ग्लैनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लैनी। इजाबेल ग्लैनी कौन है? उनकी मदर हैं, और वो बताती हैं कि जब उन्होंने उनका नाम बुलाया एवलिन ग्लैनी का, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ? कि शायद वो सुन नहीं सकती। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू द कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फॉर फ्रेंड एंड टीचर। कि कुछ समय तक उन्होंने छिपा के रखा। कंसील मतलब कि छुपाना। हर ग्रोइंग डीफनेस, उनका बढ़ता हुआ बहरापन। बढ़ता हुआ बहरापन मतलब कि धीरे धीरे वो बहरी हो रही थी। तो ये बहरेपन वाली बात उन्होंने अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से छुपा कर रखी काफ़ी समय तक। बट बाई द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आर्ग्यूड हर पेरेंट्स। लेकिन समय के साथ साथ जब वो 11 साल की हुई, तो उनके जो सिम्टम्स थे, उनके जो लक्षण थे बहरेपन के, वो ज़्यादा ही सामने लोगों को डिटेरियोरेटेड मतलब कि वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लगी। वो जो सिम्टम्स थे वो भर करके सामने आ रहे थे। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो स्कूल की हेड टीचर थी, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया और क्या कहा? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि इसको क्या किसी स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, मतलब एक डॉक्टर से मिलिए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने क्या बताया? एक जो बात उन्होंने ढूंढ के निकाली वो थी कि इनकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो इम्पेयर्ड हो रही है, मतलब कि कमज़ोर हो रही है। और कमज़ोर होने की वजह से जो इनका नर्व है वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और इसलिए ये सुनने की शक्ति खो रही है। ये किसने बताया? स्पेशलिस्ट ने। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद द हियरिंग एड एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ। और स्पेशलिस्ट ने साथ के साथ ये कहा कि एक कान में इन्हें हेयरिंग डिवाइस ऐड होती है, एक डिवाइस होती है, इससे सुनने में मदद मिलती है। तो क्या करना चाहिए? इन्हें हियरिंग ऐड देना चाहिए, और साथ के साथ उन्हें एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जो कि बहरों के लिए होता है, मतलब डीफ स्टूडेंट्स के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक बैक ब्लैक, सेज एवलिन। तो एवलिन को उस समय सब अंधकार लग रहा था, मतलब सब खत्म सा दिखाई देने लगा। जब इतनी बड़ी बात किसी को लगे कि भाई कि मैं बहरी हूँ और लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम मुझे हमेशा फेस करनी पड़ेगी, तो किसी व्यक्ति के लिए बड़े ही क्या है, दुख की बात होती है। तो उसके लिए क्या, लुक ब्लैक, सब कुछ उसे अंधकार दिखाई दे रहा था। और ये बताती है एवलिन ग्लैनी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यूड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय कर लिया क्या करने के लिए? टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जीवन जीने का, और अपना जो इंटरेस्ट था उसको आगे बढ़ाने का, जो कि म्यूजिक में इंटरेस्ट था उनका, वो म्यूजिक सीखना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉज वांटेड टू प्ले इट। तो एक दिन उन्होंने नोटिस किया, देखा कि एक लड़की क्या बजा रही? जाइलोफोन बजा रही। जाइलोफोन क्या आपको डिवाइस पे कोने पे दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट साइड ऊपर पे, तो ये जाइलोफोन डिवाइस होती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इसको बिल्कुल उसी की तरह सीख करके बजाएंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप स्पॉटेड हर पोटेंशियल। काफ़ी टीचरों ने डिस्करेज किया, डिमोटिवेट किया,
और कहा नहीं कि तुम नहीं कर सकती हो। डिस्करेज करने का मतलब है कि उन्हें एडवाइस करना कि आप लोग नहीं कर सकते हो, तो डिस्करेज किया टीचरों ने। बट जो परक्यूशनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो ये कौन थे? रॉन फॉब्स, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल थी, किसकी? इवलिन ग्लैनी की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया, ढूंढ लिया। ही बिगन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उन्होंने दो डिफरेंट नोट्स पे बजाया। नोट्स क्या होते हैं? निकलने वाला जो साउंड होता है, मतलब जैसे ड्रम पे मारा तो जो साउंड निकलेगा उसे नोट कहेंगे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने क्या कहा इवलिन ग्लैनी को कि तुम अपने कानों से मत सुनो, ट्राई करो और सेंस लगाओ दूसरे तरीके से, मतलब कोई दूसरा तरीका निकालो जिससे कि आप म्यूजिक को सेंस कर सको, फील कर सको। सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो सडनली क्या रिप्लाई किया, क्या रियलाइज हुआ किसको? इवलिन को, कि जो हायर ड्रम के जो साउंड नोट्स हैं, हायर नोट्स मतलब जो ऊंचे बेस जिनका ज़्यादा होता है, तो वो फील कर रही थी कमर के ऊपर, अप द वेस्ट, वेस्ट के ऊपरी हिस्से में। और जो लोअर नोट्स थे मतलब जो धीमे साउंड बजने वाले थे, उन्होंने फील किया कहाँ पर? डाउन द वेस्ट, मतलब कि कमर के निचले हिस्से पे। तो इस तरीके से उन्होंने म्यूजिक के बारे में स्टार्टिंग कर ली कि वो हाई नोट को कमर के ऊपर और जो लोअर नोट है मतलब जो धीमी आवाज वाले नोट है उनको कमर के नीचे फील करना स्टार्ट कर दिया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो ये एक्टिविटी थी अप और डाउन वाली, तो दोबारा फॉब जो उसके टीचर उन्हें सिखा रहे थे उन्होंने इसको रिपीट किया। एंड सून इवलिन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो जब ये एक्सरसाइज रिपीट हुई तो काफ़ी जल्दी ही एवलिन को ये रियलाइज़ हुआ, ये नोटिस किया उन्होंने कि वो म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट के थ्रू क्या कर पा रही है, आइडेंटिफाई कर पा रही है, अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो उन्होंने क्या कहा, अपनी पूरी बॉडी और तन और मन को उन्होंने ओपन कर लिया, किसके लिए? साउंड के लिए और उनकी वाइब्रेशन के लिए, कंपन के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी जो बात रही किसकी थी? वो उनके दृढ़ निश्चय की और उनके हार्ड वर्क की। तो यहाँ तक देखो, रिपीट करा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी। स्टार्टिंग में देखा हमने कि एक लड़की थी जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म में धक्का मुक्की होती है, प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड में होता है और वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है बिकॉज ऑफ स्कॉटिश फार्म, मतलब कि एक ग्रामीण इलाके से संबंधित होती है। और साथ के साथ उसका पहला दिन होता है कहाँ पर? उस एकेडमी के अंदर, म्यूजिक एकेडमी, द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी वो। तो वहाँ उनका पहला दिन था। और स्टार्टिंग की बैकग्राउंड स्टोरी में बताया गया है कि जब वो 8 साल की थी तब उनकी मदर को पता चला कि वो बहरी होने लगी हैं, और आखिरकार 11 साल की उम्र आते आते जो उनके सिम्टम्स थे सबको पता चल गया कि वो एक डीफ गर्ल है। और उन्हें एक स्पेशलिस्ट को जब दिखाया गया तो स्पेशलिस्ट ने कहा कि इन्हें एक हियरिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और साथ के साथ इन्हें का एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करवाना चाहिए जो कि डीफ स्टूडेंट्स के लिए होता है। बट जो एवलिन ग्लैनी है उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया था, हार नहीं मानी थी, और उनके अंदर एक इंटरेस्ट था किसको? म्यूज़िक को लेकर के। उन्होंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया और उनके जो टीचर है रॉन फॉब, उन्होंने उनकी हेल्प करी और उनको म्यूज़िक फील कराया बाय द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, आगे पढ़ते हैं। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय दैट टाइम सी वाज 16। कि उसके बाद से लेकर अब तक वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। उस समय के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर द यूके, यूनाइटेड किंगडम वो घूमने गई विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? म्यूजिशियन का ग्रुप होता है, मतलब बजाने वालों का एक समूह होता है। एंड बाय द टाइम ऑफ 16 सी वाज 16, और ये बात तब की है जब वो कितने साल की थी? 16 साल की थी। तो वो यूके गई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और तब उन्होंने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मुझे इस म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाना है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और इसीलिए उन्होंने ऑडिशन दिया इस रॉयल एकेडमी के अंदर, और उस ऑडिशन में उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर किया था,
मतलब कि एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली जो गर्ल थी वो कौन है, हमारी एवलिन ग्लैनी। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने ऑडिशन में इतने अच्छे स्कोर, हाईएस्ट स्कोर किसी ने भी नहीं किया था। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, मतलब कि ग्रुप में गाने से लेकर के म्यूजिक बजाने से लेकर के वो इंडिविजुअली सोलो परफॉर्मेंस में आ गई। मतलब कि स्टार्टिंग में वो ऑर्केस्ट्रा मतलब पूरे ग्रुप के साथ म्यूजिक बजाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो क्या सोलो परफॉर्मेंसेस, मतलब कि अकेले ही परफॉर्मेंसेस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उनका 3 साल का कोर्स था उस एकेडमी से, तो उस 3 साल का कोर्स पूरा होते होते उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टॉप अवार्ड हासिल कर लिए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि वो 16 साल में यूके गई एक ग्रुप के साथ, म्यूज़िक ग्रुप के साथ, और उन्होंने वहाँ से डिसाइड कर लिया कि मेरे को म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाना है। और उन्होंने फिर एडमिशन के लिए ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी के अंदर, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे प्राप्त की उन्होंने। देन उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में ऑर्केस्ट्रल मतलब ग्रुप में म्यूजिक बजाया, देन लास्ट में वो सोलो परफॉर्मेंस बजाने लगी। एंड 3 ईयर कंप्लीट होते होते उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अवार्ड हासिल कर लिए। एंड फॉर द ऑल टाइम एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इतना सब कुछ करने के बाद भी एवलिन ने कभी भी इस बात को नहीं कहा और नहीं स्वीकार किया कि वो कोई हीरोइक अचीवमेंट कर रही, कोई एक एक्स्ट्रा कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की। उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रही हूँ। हीरोइक अचीवमेंट का मतलब होता है कुछ हट के जो अचीवमेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ पहले तो उनके पास फिजिकल डिसेबिलिटी, लेकिन वो बहरी हैं, उसके बावजूद भी क्या है वो इस तरह की म्यूज़िक को प्ले करके अपने आप को फेमस बना रही है, अपने आप को एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बनाने में लगी हुई है। इसके बावजूद भी वो इस चीज़ को कभी नहीं रियलाइज़ कराती लोगों को कि वो एक हीरोइक अचीवमेंट में लगी हुई हैं। और वो क्या करती, काफ़ी पंच लाइनें, काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देम। अगर आप मेहनती हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप जरूर एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और यही चीज़ उन्हें टॉप पे लेके गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैटिंग इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसने क्या किया उसके बाद, वो वर्ल्ड की जो मल्टी परक्यूशनिस्ट, वर्ल्ड फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट, मतलब कि वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजा लेती थी। और लगभग यहाँ पर उन्होंने बताया कि थाउजेंड्स म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने क्या की, मास्टरी हासिल कर ली उनको बजाने में। और यही रीज़न है कि उनका जो शेड्यूल था, इंटरनेशनल शेड्यूल, कि कभी वो यूके जाती, कभी वो लंदन जाती, कभी वो पेरिस जाती, मतलब उनका जो क्या था शेड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा हैटिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गया। मतलब कि उनके इस अचीवमेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो गई इस 3 साल के कोर्स के बाद, और काफ़ी ज़्यादा उनका शेड्यूल बिजी रहने लगा। इट इज़ इंट्रीगियस टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट होता था, मतलब कि काफ़ी अच्छा लगता था क्या देखना, एवलिन के फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जब परफॉर्मेंस करती थी तो मानो ऐसे लग रहा कि बहुत आसानी से वो चीज़ों को कर पा रही हैं, एफर्टलेसली, विदाउट हेयरिंग। और सबसे बड़ी बात है वो चीज़ों को सुन नहीं पाती, जिस म्यूजिक को, उस म्यूजिक को बहुत वो ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड फंक्शन लगता था उनका। इन अवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस अ वर्ड। कि जो ऑथर है हमारी यहाँ पर, जो भी ऑथर है हमारे यहाँ पे, उन्होंने जब डिस्कशन किया, बातचीत करी किसके साथ, एवलिन ग्लैनी के साथ, तो 2 घंटे की बातचीत में जितनी चीज़ें ऑथर ने कही, सारी चीज़ बातचीत करी, वो सारी उन्होंने, सारी वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें उन्हें समझ आई। अब सुन तो सकती नहीं थी, उनके अंदर एक अच्छी कैपेसिटी थी, तो वो क्या कर सकती थी, लिपसिंग को पढ़ सकती थी। और एवलिन ग्लैनी, मैन वर्ड विद अ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ट। वो हंसते हुए कहती हैं कि जिन व्यक्तियों की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। क्यों प्रॉब्लम देते हैं? उनकी दाढ़ी की वजह से उनकी लिपसिंग पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। थोड़ी देखिए यहाँ पे कौन है, ये एवलिन ग्लैनी है, जो कि जाइलोफोन बजाती हुई यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरती के साथ वो जाइलोफोन प्ले करती थी, जैसा कि बताया गया स्टोरी के अंदर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स
द होल फेस स्पेशली द आइज, कि वो सिर्फ लिपसिंग ही नहीं पढ़ती, वो साथ के साथ पूरे चेहरे को भी पढ़ सकती हैं और स्पेशली आइज पर उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान होता है। सी स्पीक फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिट्स, वो बिना कोई गलती के, बिना कोई मिस्टेक के वो स्कॉटिश लैंग्वेज ही बोल देती हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्या था कि मैं चीज़ों को ठीक प्रकार से कर पाती हूँ क्योंकि मैं बचपन से बहरी नहीं थी। मेरे जो हियरिंग कैपेसिटी वो कब गई, 11 साल की उम्र में, वो बताती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन वो कभी ये बात नहीं बताती हमें कि किस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया, किस प्रकार से उन्होंने सीखा फ्रेंच और एंड जो मास्टर बेसिक जापानीज होती है, जो दोनों लैंग्वेज उन्होंने किस प्रकार से सीखी, मतलब कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज भी आती थी और जापानीज भी उन्हें आती थी। चलिए आगे चलते 7th पैराग्राफ के अंदर। एज फॉर म्यूजिक की बात करें, सी एक्सप्लेन्ड इट पोर्स इन द थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि म्यूजिक क्या है, मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, एवरी पार्ट के अंदर। इन टिंगल्स इन द स्किन के कण कण में, त्वचा के रग में, रग कहते हैं ना, रग में म्यूजिक भरा हुआ है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे गालों की हड्डियों पर और साथ के साथ मेरे बालों में भी क्या है, म्यूजिक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो सेंसिटिविटी उनके हाथों में वाइब्रेशन फॉर्म पे आती है, क्योंकि जब वो स्टिक पकड़ती हैं तो स्टिक वाइब्रेट होती है और उनकी फिंगर टिप्स तक वो वाइब्रेशन फील की जा सकती है। बात करें आगे, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। अब ड्रम्स के हिसाब से, जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि वो हाई और लोअर पिच को अपने कमर के ऊपरी और निचले हिस्से में फिल करती हैं। सी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो अपनी बॉडी में, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी हमने इस पर कि वो अपर और लोअर पार्ट में किस प्रकार से फील करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बियर फुट एंड अप हर लेग्स, कि जब भी वो क्या करती हैं, वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती, मतलब परफॉर्मेंस करने जाती हैं, तो जो स्टेज होता है लकड़ी का, उस पर वो नंगे पैरे जाती हैं ताकि वाइब्रेशन को फील कर सके। वाइब्रेशन को फील करते हैं ताकि वो म्यूज़िक को ठीक प्रकार से वहाँ पे भी अंडरस्टैंड कर सके। यही रीज़न है कि वो हर जगह अपना बेस्ट देती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और बहुत कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा वो खुश रखती हैं। In 1991 she was presented with the Royal क्या था इसमें, सॉरी, फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये क्या है, एक अवार्ड है, किसको दिया गया, एवलिन ग्लैनी को, क्योंकि उन्होंने अकेले परफॉर्मेंस किया था। मतलब एक ऐसे अवार्ड है ये अपने आप में, जो उस म्यूजिशियन को दिया जाता है जो कि अकेले परफॉर्मेंस करते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो सोलिस्ट का मतलब अकेले परफॉर्मेंस करने वाली ये उस साल की सबसे बेस्ट म्यूजिशियन थी। अब वहाँ पे जो मास्टर बैठे थे, मास्टर मतलब कि जज लाइक हो सकते हैं, तो सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लीड्स। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ लाइनें पढ़ी थी, वही यहीं पे लिखी हैं। तो जो परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लीड थे, उन्होंने ये लाइन लिखी थी, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान ने भले ही इनके सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन इन्हें कुछ एक्स्ट्रा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल चीज़ वापसी दी भी है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे महसूस करती हैं, फॉर मोर डीपली दैन एनी वन ऑफ अस, कि वो उसको उससे कहीं ज़्यादा गहराई से समझ पाती हैं, फील कर पाती हैं, जितना हम लोग सुनने में लगाते हैं चीज़ों को। मतलब कि जितना हम चीज़ों को सुनते हैं, उससे वो कहीं ज़्यादा गहराई से चीज़ों को फील कर पाती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली जता पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ द समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि कर्मनिष्ठ होता है, मतलब कि उसे काम और काम अच्छा लगता है, मतलब कभी भी वो निकम्मा नहीं बैठेगा। तो एवलिन क्या कहती, हमेशा कहती कि मुझे हमेशा कोई ना कोई उन्हें काम चाहिए। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि मैं किस लिए बनी हूँ, काम करने के लिए बनी हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक,
कि काफ़ी ज़्यादा वो क्या है, कई बार वो क्लासिकल म्यूजिक बजाने वाले म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस। लेकिन जो उनके रिवॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, एनॉर्मस, काफ़ी स्पेशल रहे उनके लिए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न का मतलब कि जो म्यूजिशियन जो भी म्यूजिक प्रोग्राम वगैरह अटेंड करती थी वो तो करती थी, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्न इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो ये अपने जो स्पेशल कार्यक्रम थे उसके अलावा वो क्या करती थी, अपने जेल के कैदियों, मतलब जेल में भी और हॉस्पिटल में भी अपने म्यूजिक परफॉर्मेंसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिया करती थी। ओके, कहाँ पहुँचे हम लोग? ओके, शी ऑल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, कि जो यंग म्यूजिशियन थे उनको वो क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की थी, लाइक अ ट्यूशन। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रन says she is the shining inspiration for deaf children। तो एन रिचलिन क्या है, एक बीथोवेन फंड की क्या होंगी, कोई पर्सन होंगी जो बताती हैं किसके बारे में, एवलिन के बारे में। जो एवलिन है, सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह चमकती हुई एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल है, जीती जागती एक मिसाल है, किसके लिए? उन बहरे स्टूडेंट्स के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो उनको इंस्पायर करती हैं कि वो डीफ होने के बाद वो करती हैं तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इस टाइप की चीज़ें वो क्या कहते हैं, रियलाइज़ कराती हैं उन स्टूडेंट्स को। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, कि एवलिन ग्लैनी ने वो सब प्राप्त किया है जो कि उनकी दोगुनी उम्र के लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते। ये शायद उन्हें इससे ज़्यादा वक्त लग जाता है अन्य लोगों को, लेकिन एवलिन ग्लैनी ने अपनी कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर ली है। ही हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने जो इस म्यूजिक बजाने की जो कला है उसको सबसे ज़्यादा फ्रंट पे ला दिया है। एंड द डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ही कैन द वेरी मूविंग, और काफ़ी ज़्यादा क्या किया, उसको काफ़ी आगे ला करके सबसे फ्रंट में डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब प्रधानता, इंपॉर्टेंस उसको दिलाई है, किसको? इस परक्यूजन प्रोफेशन को। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स होते हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए एक ये इंस्पिरेशन, एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक डीफ है, उसके बावजूद भी ये क्या है, एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बन करके सामने आई हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते और देख कर क्या कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर वो कर सकती हैं इतनी डिसेबिलिटी के बाद तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड नॉट द लीस्ट, और कम क्यों करें हम उनसे। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और खुशियाँ देती हैं, मिलियंस लोगों को। तो आई होप आपको ये जो पार्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से सुन लीजिए, आपके हर एक चैप्टर के वीडियोस में आपको MCQ क्वेश्चन के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट आपके SA1 एग्ज़ाम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो अटैम्प्ट कीजिए और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका SA1 में आ सकता है। थैंक यू।